तो आज की क्लास का टॉपिक है प्लेटो की दार्शनिक शासक की अवधारणा। तो जैसा आपको पता है कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने दार्शनिक शासक की अवधारणा का प्रतिपादन किया। रिपब्लिक में प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य व्यवस्था का प्रतिपादन किया था लोकतंत्र के विकल्प के तौर पर, उस आदर्श राज्य में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, वो थी दार्शनिक शासक की धारणा। दार्शनिक शासक यानी ज्ञानी शासक, विद्वान शासक। विद्वान शासक का मतलब है कि आदर्श राज्य में शासन करने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को नहीं होगा। जो व्यक्ति पूरी तरह से ज्ञानी होगा, शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, ऐसे व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार है वो होगा। प्लेटो ने इस दार्शनिक शासक की अवधारणा का प्रतिपादन क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उस समय लोकतंत्र था वहाँ, और लोकतंत्र में अनेक विकृतियाँ थीं, और विकृति का मूल कारण ये था कि वहाँ लोकतंत्र होने के कारण सत्ता अज्ञानी और अयोग्य लोगों के हाथ में चली जाती थी। उसके गुरु सुकरात को मृत्युदंड मिला, तो मृत्युदंड मिलने का एक बड़ा कारण यही था कि सत्ता अज्ञानी लोगों के हाथ में थी। लोकतंत्र की ये समस्या ये उस समय भी थी, ये आज भी है कि लोकतंत्र में ज्ञान का महत्व नहीं होता। लोकतंत्र में केवल वोट का महत्व होता है, मत का महत्व होता है। जिस व्यक्ति को मत मिल जाते हैं वही व्यक्ति चुनाव जीत जाता है और वह सत्ता को प्राप्त है वो कर लेता है। प्लेटो का कहना था कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक पद के योग्य है वो माना जाता है, जो कि उचित नहीं है। शासक का काम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शासक के निर्णयों से पूरी जनता प्रभावित होती है, इसलिए उसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार होना चाहिए जो शासन करने के योग्य हो, शासन कला में पारंगत हो, जो ज्ञानी हो, विवेकशील हो और विद्वान हो। इसीलिए उसने शासकों के लिए विशेष तौर पर शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था उसने की है। प्लेटो का कहना था कि एक साधारण से कार्य करने के लिए भी एक विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शासक का काम इतना महत्वपूर्ण होता है और लोकतंत्र में उसके लिए किसी तरह के ज्ञान की, किसी तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसी कमी को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक शासक की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और इस धारणा के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार शासन करने का अधिकार वही होगा जो शासन करने की कला में पूरी तरह से पारंगत होगा, शासन करने की कला का पूरा उसको प्रशिक्षण होगा, जो उच्च ज्ञान से परिपूर्ण होगा। उन्हीं व्यक्तियों को शासक बनने का अधिकार है वो होगा, और वही व्यक्ति राज्य की शासन की शक्ति का प्रयोग है वो। आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक ही संपूर्ण शासन की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के ज्ञानी और दार्शनिक शासक आएंगे कहाँ से? तो इसके लिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो शिक्षा प्रणाली सुझाई है, उस शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य जो था वो दार्शनिक शासकों का निर्माण करना था। इस शिक्षा योजना के विभिन्न चरण हैं, और इस शिक्षा योजना के विभिन्न चरणों के द्वारा कोई भी विद्यार्थी जो है विभिन्न परीक्षाओं को पास करके और वो निरंतर शिक्षा अर्जित करता है, और 50 वर्ष की आयु तक जब वह सफलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वही व्यक्ति दार्शनिक शासक होता है। उसी व्यक्ति को आदर्श राज्य में शासन करने का अधिकार प्राप्त है वो होता है। और ये जो दार्शनिक शासक है, चूँकि इसने बहुत लंबे समय तक शिक्षा का अर्जन किया है, शिक्षा के विभिन्न चरणों में विभिन्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, और 50 वर्ष की आयु तक उसने सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त है वो किया है, इसलिए वह उच्च ज्ञान से परिपूर्ण है, वो पूरी तरह से ज्ञानी है। उसे सत्य असत्य का पूरा ज्ञान है, सही गलत का उसको पूरा ज्ञान है, क्या उचित है क्या अनुचित है ये उसको पूरा ज्ञान है। इसलिए उसको शासन करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होगा, न तो उस पर जनता का नियंत्रण होगा, क्योंकि वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं, वो अपने ज्ञान के कारण शासक बना है, इसलिए उस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होगा। और जनता के साथ ही उस पर कानून का भी कोई नियंत्रण नहीं होगा। प्लेटो का कहना था कि दार्शनिक शासक पर कानून का नियंत्रण लगाने का अर्थ है उसके पाँव में बेड़ियाँ डालना, जो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको कार्य नहीं करने देंगे। इसलिए प्लेटो
अपने दार्शनिक शासकों को जनमत के नियंत्रण के साथ ही कानून के नियंत्रण से भी मुक्त करता है और उसको पूरी स्वतंत्रता देता है कि वह अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। तो इस प्रकार प्लेटो का ये जो दार्शनिक शासक है यह कानून और जनमत के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त है और ये अपने ज्ञान, विवेक और अनुभव के आधार पर ही संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन है ये करेगा। आधुनिक व्यवस्था में हम कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मानते हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य में कानून सर्वोच्च होता है। शासक कोई भी हो, शासन का संचालन कानून के आधार पर ही होगा। किसी व्यक्ति की इच्छा पर शासन का संचालन नहीं छोड़ा जाएगा। प्लेटो कानून की सर्वोच्चता के स्थान पर जो है वो ज्ञान और विवेक की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता है। उसमें वह अपने आदर्श राज्य में सर्वोच्चता जो है वो आदर्श दार्शनिक शासकों को प्रदान करता है और दार्शनिक शासक ही उच्च ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्लेटो कानून की सर्वोच्चता के स्थान पर वह ज्ञान या विवेक की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि दार्शनिक शासक काम क्या क्या करेगा, क्या उसके कर्तव्य होंगे। तो चूंकि प्लेटो अपने आदर्श राज्य के संचालन का दायित्व दार्शनिक शासक को ही देता है, तो दार्शनिक शासक का जो मुख्य दायित्व है वो अपने संपूर्ण आदर्श राज्य व्यवस्था का संचालन करना है। आदर्श राज्य के लिए उसने न्याय व्यवस्था सुझाई। उस न्याय व्यवस्था में यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य ही करे। तो यहाँ दार्शनिक शासक का एक कर्तव्य है कि वह लोगों को मनमानी करने से रोके, यानी उनके निर्धारित कार्य है वही उनसे कराए। दार्शनिक आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने एक शिक्षा योजना सुझाई और शासक का काम है कि वह जो है इस शिक्षा योजना का संचालन ठीक तरह से करे, क्योंकि शिक्षा योजना के द्वारा ही जो है सैनिक वर्ग का निर्माण होता है। इस शिक्षा योजना के द्वारा ही जो है भावी शासकों का निर्माण होता है, दार्शनिक शासकों का निर्माण है वो होता है। इसके अलावा प्लेटो का कहना था कि राज्य में अत्यधिक निर्धनता जो है वो राज्य के लिए घातक होती है, अत्यधिक अमीरी जो है वो भी घातक होती है। इसलिए शासक का ये भी काम है कि वह जो है अत्यधिक निर्धनता को भी रोके और अत्यधिक जो अमीरी है उसको भी है वो रोके। इसके अलावा राज्य की एकता और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उसने दार्शनिक शासक का एक दायित्व है वो बताया गया। तो ये है प्लेटो की दार्शनिक शासक की अवधारणा और उसका मानना था कि राज्य आदर्श तभी बनेगा जब उसमें शासन करने वाले लोग ज्ञानी होंगे, यानी दार्शनिक है वो होंगे। ये जो समस्या है लोकतंत्र की, ये समस्या कि ज्ञानी लोगों के हाथ में सत्ता चली जाती है, ये उस समय भी थी और ये आज भी है। आज भी अज्ञानी लोगों के हाथ में कई बार सत्ता चली जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है वो संख्या बल का महत्व होता है, वोट का महत्व होता है। और चूँकि ये आज भी समस्या है, इसलिए प्लेटो का ये जो सिद्धांत है वो आज भी है वो प्रासंगिक। प्लेटो की इस धारणा की अनेक आधारों पर आलोचना है वो की जाती है। आलोचकों का कहना है कि जो शासकों का दार्शनिक होना, विद्वान होना, ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन उन पर किसी न किसी तरह का नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। प्लेटो अपनी इस अवधारणा में शासकों को सभी तरह के नियंत्रणों से मुक्त करता है, जनमत के नियंत्रण से भी, कानून के नियंत्रण से भी। और यदि शासकों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पर वो निरंकुश हो जाएंगे। तो आलोचकों का कहना है कि प्लेटो अपनी इस अवधारणा के माध्यम से शासकों की निरंकुशता का समर्थन करता है। इसी आधार पर कार्ल पॉपर ने किताब लिखी थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। उस किताब में उसने प्लेटो को खुले समाज का पहला शत्रु घोषित किया और ये कहा कि प्लेटो जो है अपनी इस अवधारणा के माध्यम से निरंकुशता का खुला समर्थन करता है। और वो ये भी कहता है कि प्लेटो स्वयं दार्शनिक था और इसीलिए वह स्वयं शासक बनना चाहता था, इसीलिए उसने इस दार्शनिक शासक की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि एक शासक के लिए कई तरह के ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि प्लेटो का दार्शनिक शासक जो है वो केवल गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र और दर्शन पढ़कर आता है। तो इतने ज्ञान से कोई व्यक्ति जो है संपूर्ण शासक या अच्छा शासक हो, ये संभव है वो नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई अच्छा दार्शनिक है वो अच्छा शासक नहीं बन सकता और अच्छा शासक है वो अच्छा दार्शनिक नहीं बन सकता। तो दार्शनिकता में और शासन करने में कोई विशेष समानता है वो नहीं होती। तो इस प्रकार अनेक आधारों पर इस सिद्धांत की
आलोचकों के द्वारा आलोचना है वो की गई है। और ये सिद्धांत जो है ये काल्पनिक अधिक है, व्यावहारिक कम है, और इसकी अव्यावहारिकता को प्लेटो ने स्वयं भी अपने जीवन की अंतिम अवस्था में इसको स्वीकार है वो कर लिया था। धन्यवाद।